नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं, भारती कुमारी, आप सबके लिए लेकर उपन्यास परिणीता। आज परिणीता का 11वां भाग। 10वें भाग में आपने सुना कि शेखर और ललिता की भूल से शादी हो जाती है। अब भूल से शादी का अभिप्राय ये है कि जो ललिता के मामा की बेटी है अन्ना काली, छोटी सी, वो अपनी गुड़िया के ब्याह के रचाने की तैयारी करती है और गेंदे की माला गूंथती है। शेखर अन्ना काली से एक माला मंगवाता है जिसे लेकर ललिता जाती है और ललिता वो माला शेखर के गले में डाल देती है। उसे नहीं पता, वो पूरी तरह से अनजान होती है कि इसका क्या मतलब होता है। तो शेखर इस बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, अभी अभी अन्ना काली बताकर गई है कि आज का मुहूर्त बहुत शुभ है और अगर कोई किसी के गले में ये माला डाल देगा तो उसका ब्याह हो जाएगा। इस बात से ललिता थोड़ी दुखी होती है और वो थोड़ी उसे ये लगता है कि शायद वो अनाथ है, इसीलिए शेखर उसके साथ इस तरह का मजाक कर रहा है। उसे बुरा लगता है थोड़ा सा। फिर वो रोती है और शेखर अपने गले का माला अपने गले से उतार कर वही माला ललिता को पहना देता है और कहता है कि तुमने तो काम अधूरा छोड़ दिया था ललिता, अब मैंने पूरा कर दिया है उसे। और वहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है, थोड़ी भावनात्मक वार्तालाप होती है। रोती है ललिता, वो पूछती है कि अब मुझे क्या करना है। तो शेखर कहता है कि तुम्हें वक्त के साथ सब पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अब आगे 2-3 महीने बाद की बात है। नवीन चंद्र अपने बैठक में बैठे हुए हिसाब किताब देख रहे थे कि गुरुचरण उदास चेहरा लिए अंदर घुसे। वो फर्श पर ही बैठना चाहते थे कि नवीन बाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस चौकी पर जाकर बैठो, मैं इस कुबेला में नहा नहीं सकूंगा। तुम्हारा क्या, तुमने तो अपनी जात दे दी, लेकिन मुझे तो अपने धर्म की चिंता है। बेचारे गुरुचरण बाबू सिर झुकाए दूर पड़ी एक चौकी पर बैठ गए। 3-4 दिन पहले वो नियमानुसार दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में दीक्षित हो गए थे। कई लोगों के मुंह से ये समाचार आज नवीन चंद्र को मिला है और इसलिए वो आज इतने नाराज हैं। गरज कर उन्होंने गुरुचरण से पूछा, क्यों जी, ये जो कुछ सुन रहा हूं सच है ना? किसी तरह गुरुचरण ने सिर हिलाकर जतलाया कि हाँ, सच है। नवीन चंद्र के शब्दों से अंगारे बरस रहे थे। वो बोले, क्यों किया तुमने ये काम? गुरुचरण ने धीमे स्वर में कहा, उस समय यही ठीक लगा दादा। 2 ही काम कर सकता था, या तो गले में फंदा डालकर छत से लटक सकता था या फिर ब्रह्म समाज ग्रहण कर सकता था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि ब्रह्म समाजी हो जाऊं, इसीलिए हो गया। बहुत अच्छा किया भैया, अपने गले में फंदा ना डालकर हम सबके गले में डाल दिया। जाओ अब यहाँ से और अपना काला मुंह हमें कभी ना दिखाना। करना अपनी लड़कियों की शादी डोम चमारों से। गुस्से से ये नवीन चंद्र ने कहा और उसके नथुने फड़कने लगे। गुरुचरण बाबू आंखें पोंछते हुए बैठक से बाहर निकल गए, लेकिन गुरुचरण को डांट कर घर से बाहर निकाल देने पर भी नवीन चंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल राज मजदूरों को बुलवाकर आदेश दिया कि दोनों घरों की छत के बीच दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि एक घर से दूसरे घर में जाने का रास्ता बंद हो जाए। कलकत्ता से बहुत दूर किसी शहर में जब भुवनेश्वरी को अविनाश के पत्र से ये समाचार मिला तो उसे रोना आ गया। शेखर से पूछने लगी, ऐसी कुमति किसने दे दी तेरे बाबूजी को? कुछ चुप रहकर शेखर ने उत्तर दिया, माँ, गुरुचरण बाबू के ब्रह्म समाजी होने के बाद तुम लोग खुद ही कुछ दिनों बाद उन्हें जाति से बाहर कर देते। इतनी लड़कियों का ब्याह वो कैसे करते, जरा सोचो तो। लेकिन भुवनेश्वरी की समझ में ये बात नहीं आई। सिर हिलाती हुई वो बोली, दुनिया में किसी का कोई काम रुका नहीं रहता शेखर। अगर जाति बदलने से ही लड़कियों के ब्याह हो जाते तो आए दिन लोग जाति ही बदलते रहते। शेखर कुछ नहीं बोला। आंखें पूछती हुई भुवनेश्वरी कहने लगी, अगर मैं इस बार भी ललिता को अपने साथ ले आती तो जैसे भी होता मैं ही उसका ब्याह करती। मैं तो सचमुच यही समझी थी कि ललिता के हाथ पीले होने वाले हैं,
इसीलिए गुरुचरण ने उसे नहीं भेजा है। ठीक है माँ, अगर यही बात है तो तुम घर लौटकर ललिता की शादी अपने हाथों कर देना। उसके मामा ही तो ब्रह्म समाजी हुए हैं, वो तो नहीं हुई। शेखर ने माँ के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। भुवनेश्वरी सोच में पड़ गई। बोली, मुझे तो ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन तेरे बाबूजी का स्वभाव कुछ दूसरे ढंग का है। वो इन मामलों में बहुत कट्टर हैं। वो अब इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि वो हमें उन लोगों से मिलने तक ना दें। शेखर को भी इसी बात की आशंका थी। वो उठकर वहां से चला गया, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं उतरी। फिर उसका उस शहर में मन नहीं लगा। दो तीन दिन बाद एक दिन शाम को घर लौटकर भुवनेश्वरी से बोला, माँ, अब मन यहाँ से उखड़ गया है, घर चलो। भुवनेश्वरी भी तत्काल सहमत हो गई। शेखर और भुवनेश्वरी ने कलकत्ता लौटने पर घर पहुंचकर देखा, जहां दोनों घरों के बीच एक घर से दूसरे घर जाने का रास्ता था, वहां छत पर बहुत ऊंची दीवार उठवा दी गई है। बिना कुछ पूछताछ किए माँ और बेटा समझ गए कि गृह स्वामी नवीन चंद्र जी की इच्छा नहीं है कि गुरुचरण बाबू और उनके परिवार में से कोई संबंध रखा जाए। रात को खाने के समय भुवनेश्वरी ने शेखर से कहा, ऐसा लगता है कि ललिता की सगाई गिरीन्द्र के साथ होने वाली है। वैसे मुझे भी ऐसा शक तो था। शेखर का हाथ रुक गया। पूछा, तुमसे किसने कहा माँ? ललिता की मामी ने। दिन में तेरे बाबूजी सो गए थे तो मैं उनके घर गई थी। ललिता ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। फिर अपनी आंखें पोंछती हुई बोली, सब भाग्य की बात है शेखर, किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। भाग्य ललिता का। वैसे गिरीन्द्र भी बुरा लड़का नहीं है, पैसा भी है, वो ललिता को कोई कष्ट नहीं होने देगा। शेखर की जैसे भूख मर गई। दिखाने के लिए वो झूठ मूठ कुछ खाता रहा और जैसे ही भुवनेश्वरी उठी वो भी उठा और हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन शाम को वो टहलने के लिए निकला। जब वो गुरुचरण के घर के पास पहुंचा तो उनकी बैठक में से उसे बातचीत और हंसने हंसाने का स्वर सुनाई दिया। आगे बढ़कर उसने देखा तो महफिल जमी हुई है और लोग चाय पीते हुए हंस बोल रहे हैं। शेखर को देखते ही सब लोग चुप हो गए। शेखर के चेहरे पर ना जाने क्यों कठोर सा भाव आ गया। उसे देखकर उन लोगों के चेहरे का उल्लास भी समाप्त हो गया था। ललिता के अतिरिक्त किसी को भी ये बात मालूम न थी कि शेखर और उसकी मां लौट आए हैं। इसीलिए सब लोग शेखर को देखकर अवाक रह गए। गिरीन्द्र भी चुप हो गया। उसके साथ एक नवयुवक भी था, वो भी खामोश हो गया। गुरुचरण बाबू का चेहरा उतर गया। ललिता नीचे बैठी हुई थी। एक दृष्टि शेखर की ओर डालकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। शेखर तख्त के एक किनारे बैठ गया और वातावरण को सहज करने के लिए हंसकर बोला, क्या बात है, मेरे आते ही सब लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने कुछ कहा जो शायद कोई सुन नहीं सका। उन लोगों के संकोच को मिटाने के लिए शेखर ने स्वयं ही बातचीत आरंभ की। उसने बताना आरंभ किया कि वो माँ के साथ किन किन स्थानों पर गया, वहां की जलवायु कैसी थी, इस पानी बदल से माँ को कितना लाभ हुआ, और भी बहुत सी बेमतलब की बातें करने के बाद उसने बताया कि वो कल सुबह ही माँ के साथ लौटा है। अब तक सब लोग संभल चुके थे। गुरुचरण ने उस अपरिचित नवयुवक का परिचय देते हुए शेखर से कहा, ये अपने गिरीन्द्र के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक ही जगह इनका घर है, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, श्याम बाजार में रहते हैं और कभी कभी मिलने चले आते हैं। शेखर सब कुछ सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद उठने का उपक्रम करते हुए उसने पूछा, और चाचा जी, बाकी तो सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण ने कोई उत्तर नहीं दिया तो शेखर उठने लगा। शेखर को उठते देखकर गुरुचरण अचानक ही कातर स्वर में बोले, बेटा, हमें एकदम छोड़ मत देना, बीच बीच में कभी कभी हालचाल पूछ लेना।
वैसे तो तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा। शेखर के कुछ कहने से पहले ही गुरुचरण बाबू की पत्नी के रोने की आवाज अंदर से आने लगी। गुरुचरण बाबू भी अपनी धोती के छोर से आंसू पोंछने लगे। गिरीन्द्र और उसका मित्र अपराधियों की तरह बैठे हुए बाहर की ओर देखने लगे और ललिता उठकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद शेखर रसोई घर से निकलकर आंगन में जा रहा था कि उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी, जो अंधेरे में दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसे देखकर ललिता सामने आई और जमीन तक सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद उससे लगभग सटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा शेखर के वक्षस्थल तक पहुंच गया था। कुछ क्षण वह ना जाने किस आशा के साथ उसी तरह खड़ी रही, फिर पीछे हट गई और धीमे कोमल स्वर में बोली, मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सी चिट्ठी? मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। खैर, क्या लिखा था उसमें? शेखर ने पूछा। ललिता ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, बहुत सी बातें थी। खैर, अब जाने दो उनको। सब कुछ तो तुमने सुन ही लिया है। अब तुम्हारी क्या आज्ञा है? मेरी आज्ञा? शेखर ने व्यंग से कहा। मेरी आज्ञा से क्या होगा ललिता? ललिता आश्चर्य से शेखर का मुंह देखती हुई बोली, क्यों? मैं किसे आज्ञा दे सकता हूं ललिता? शेखर ने फिर पूछा। ललिता का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। शंकित स्वर में बोली, मुझे? और किसे आज्ञा दोगे? तुम्हें किस तरह से आज्ञा दे सकता हूं ललिता? और अगर दूं भी तो तुम क्यों उसका पालन करोगी? शेखर के स्वर में गंभीरता के साथ कुछ करुणा भी आ गई थी। ललिता मन ही मन डर गई। शेखर के थोड़ा निकट आकर रुआंसे स्वर में बोली, शेखर, इस समय मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं भा रहा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। अब क्या होगा बताओ ना। मुझे तो डर के मारे रात को नींद नहीं आती। ललिता का स्वर भर आया। शेखर ने पूछा, डर किस बात का ललिता? तुम भी अजीब हो शेखर, पूछ रहे हो कि डर किस बात का? तुम यहाँ नहीं थे, माँ भी नहीं थी। इस बीच मामा ना जाने ये क्या कर बैठे। अब माँ अगर मुझे घर में ना ले तो? शेखर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, हाँ ये तो ठीक है, माँ तुम्हें अपने घर में नहीं लेना चाहेगी। तुम्हारे मामा ने गिरीन्द्र बाबू से रुपए लिए हैं, ये बात माँ को मालूम हो गई है। और फिर ललिता, अब तुम हो गई हो ब्रह्म समाजी और हम लोग हैं हिंदू। मामा कुछ भी हो शेखर, लेकिन जो तुम हो वही मैं हूं। माँ अगर तुम्हें नहीं छोड़ सकेंगी तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। और जहां तक गिरीन्द्र बाबू से रुपये लेने की बात है, वो रुपये तो गिरीन्द्र बाबू को हमें देने ही होंगे ना। कर्ज तो कर्ज ही है, उसे चुकाना ही पड़ेगा, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। और कर्ज चुकाने के लिए रुपये कहां से मिलेंगे? शेखर ने फिर पूछा। ललिता ने शेखर की ओर एक भरपूर दृष्टि डाली, जो बहुत कुछ कह रही थी, और फिर बोली, जानते नहीं, स्त्रियों को रुपए उनके पति से मिलते हैं, मुझे भी वहीं से मिलेंगे। शेखर सिर से पैर तक सुलग उठा, व्यंग्यपूर्वक बोला, लेकिन तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेच जो दिया है। अंधेरे में शेखर के चेहरे पर आए भाव को न देख सकी ललिता, लेकिन शेखर के स्वर का व्यंग उसे डस गया। पीछे हटती हुई वो दृढ़ स्वर में बोली, ये झूठ है। मेरे मामा मुझे बेचने की बात सोच तक नहीं सकते। उन पर ये झूठे आरोप मत लगाओ। उनका दुख तकलीफ तुम नहीं समझते, लेकिन और लोग तो समझते हैं। वो कुछ क्षण के लिए रुकी, तब स्वर को कड़ा करके बोली, मामा ने मेरे ब्याह होने से पहले गिरीन्द्र बाबू से रुपये लिए थे। मुझे बेचने का अधिकार मामा को है ही नहीं। यह अधिकार केवल तुमको है, और तुम अगर चाहो तो रुपये देने के डर से बचने के लिए मुझे बेच भी सकते हो।
बात समाप्त कर शेखर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, शेखर की ओर देखे बिना बहुत जल्दी से ललिता वहां से निकल गई। आज का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास परिणीता का 11वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।